भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, एमडीयू, डीडी और रेगुलर दोनों में ही ये थ्योरम आती है कि भाई मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये 2023 और 4 के जो बैच है उसके असाइनमेंट में भी आई हुई है। तो हमारे पास ये है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू ए कांस्टेंट, यानी कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक है इनसाइड भी और ऑन ए सिंपल क्लोज जो कर्व है सी उसके भी सभी पॉइंट्स पे वो एनालिटिक है एंड इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड ऑक्योर्स ऑन सी। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इस बाउंड्री पर आएगी, यानी कि सी पर आएगी। तो इसके प्रूफ में हम ये लेकर चलेंगे, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, ये हमने कर्व सी ले लिया, इट इज कॉन्टिन्यूस इनसाइड एंड ऑन सी, हमें एनालिटिक ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसलिए हम इसको क्या लेकर के चलेंगे, कॉन्टिन्यूस लेकर के चलेंगे इनसाइड एंड ऑन सी दोनों ही कंडीशन में। सो एफ जेड डज हैव ए मैक्सिमम वैल्यू एम फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ जेड इनसाइड और ऑन सी। अब एनालिटिक का मतलब वो आपका डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा और वो डिफाइन भी होगा हर पॉइंट पे, इसलिए इस कर्व के अंदर या उसकी बाउंड्री पे कम से कम एक पॉइंट जेड ऐसा जरूर आएगा जिस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एम हो जाएगी। फिर हम सपोज करते हैं कि सपोज दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट अटेन्ड ऑन द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री पे ना करके इनसाइड का कोई पॉइंट ले लेंगे और उस पे वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये हम मान करके चलेंगे। तो सपोज द मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट अटेन्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ सी बट इज अटेन्ड एट एन इंटीरियर पॉइंट ए, कोई इंटीरियर पॉइंट होगा ए, उस पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। शो डेट एफ ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एट ए इज इक्वल टू एम। सिंस एफ जेड इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, हमें दे रखा है कि कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, तो देयर मस्ट बी ए पॉइंट से बी सच डेट एफ बी का जो मोड है वो लेस देन एम आएगा। देखिए ए के अलावा अगर ए पर मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, तो उसके अलावा मैं कोई भी पॉइंट पुट करता हूँ फंक्शन पे, क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं, वो फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा जेड, जेड की वैल्यू मैं बी पुट करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो एम से लेस आएगी। तो ड्रॉ ए सर्कल C1 इनसाइड सी, अब हम एक सर्कल C1 ड्रॉ करेंगे इनसाइड सी, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया C1, ठीक है, विद सेंटर ए, और इसका सेंटर क्या लेंगे हम, ए लेंगे, सच डेट बी लाइज इनसाइड C1, बी एक ऐसा पॉइंट होगा जो C1 के अंदर लाई करेगा, यहाँ पर आपकी कंडीशन लिख देना कि लाइज इनसाइड C1। टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू एम माइनस एफ बी, यानी कि एफ बी लेस देन एम है, तो एफ बी को मैं एम से माइनस करूंगा तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो उसको मैं एप्सिलॉन मान लेता हूँ कि टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू एम माइनस में एफ बी का मोड। इस तरह से हमारे पास एफ बी उधर चला जाएगा, एप्सिलॉन इधर के माइनस हो जाएगा, एफ बी की ये वैल्यू आ जाएगी वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो नाउ बाय कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ जेड एट बी वी कैन फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब हम डेफिनेशन लिख देंगे कॉन्टिन्यूटी की, यानी कि एफ जेड माइनस एफ बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मानेंगे वेन एवर जेड माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा। तो इस तरह से ये एफ जेड यही रहेगा, माइनस का एफ बी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एफ बी प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये कंडीशन में लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसमें अगर मैं एफ बी ऐड कर भी दूंगा तो भी एफ जेड आपका इन दोनों के सम से क्या रहेगा, लेस रहेगा। फिर हम यहाँ पर एफ बी की वैल्यू जो एम माइनस एप्सिलॉन है वो पुट कर देता हूँ, वो पुट करके सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के -2 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो ये एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा। तो फॉर ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू द सर्कल C2 विद सेंटर B एंड रेडियस डेल्टा। अब देखो ये आपके पास जो इक्वेशन होती है Z माइनस बी लेस देन डेल्टा, तो इसका अंदर जो B है वो सेंटर का पॉइंट कहलाएगा और उसकी रेडियस क्या होगी, डेल्टा होगी, ठीक है। नाउ ड्रॉ अनदर सर्कल C3 विद सेंटर एट A एंड रेडियस इज B, यानी कि विच पासिस थ्रू B, तो जो डिस्टेंस आ जाएगी A और B के बीच में वो रेडियस कहलाएगी आपकी। तो इसमें आप एक सर्कल और ड्रॉ करोगे जो पासिस थ्रू B है, इस तरह से, इसका नाम हम C3 देंगे, इसका सेंटर भी A होगा, ठीक है। और ये हम एक आर्क ले लेंगे
P से लेकर के Q तक, जिसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम हम अल्फा ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर B लेकर के एक नया सर्कल ड्रॉ कर देंगे C2। तो C1 तो सेंटर A लेकर के ये बड़े वाला था, अब एक और सेंटर लेकर के जो B से पास होता है वो C3 सर्कल हो गया। उसके बाद सेंटर B लेकर के एक सर्कल और ड्रॉ करोगे वो C2। तो ये फिगर समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हमें क्या करना वो देखिए, ऑन द पार्ट PQ ऑफ दिस सर्कल वी हैव FZ इज लेस देन M माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो हमारे पास जो FZ की वैल्यू थी वो लेस देन M माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आई थी। तो ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल वी हैव FZ इज लेस देन इक्वल टू M, यानी कि उस पोर्शन को छोड़ करके P से Q को छोड़ करके उसके अलावा जो पोर्शन बच गया उस पे जो FZ की वैल्यू होगी वो या तो M के इक्वल हो गया, उसके लेस होगी। यहाँ पर सिर्फ लेस का साइन है, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो लेस देन और इक्वल का साइन लग जाएगा यहाँ पर। तो सो बाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है कि FA इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा FZ डिवाइडेड बाई Z माइनस ए सेंटर है C3 का, यानी कि जो सर्कल बनाया था हमने C3 उसका सेंटर A है। तो ये कंडीशन हो जाएगी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से, जो आपको याद रखना है कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये होता है। तो इफ R इज रेडियस ऑफ सर्कल C3 के रेडियस को हमने R माना, वी हैव Z माइनस ए इज इक्वल टू R A की आयोटा थीटा। सेंटर A हो गया, R रेडियस होगी, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है ऑन C3। शो डेट FA इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा 0 से 2 पाई, क्योंकि पूरा सर्कल है। यहाँ पर Z की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ से Z इज इक्वल टू A प्लस R E की आयोटा थीटा, क्योंकि ये Z इज इक्वल टू माइनस ए उधर जाकर के ऐड हो जाएगा A प्लस R E की आयोटा थीटा। तो ये FZ डिवाइडेड बाई आपके पास Z माइनस ए था, Z माइनस ए की वैल्यू है R E की आयोटा थीटा, वो मैंने यहाँ लिख दी। और यहाँ पर DZ की वैल्यू, DZ का मतलब होगा R एज इट इज, E की आयोटा थीटा भी एज इट इज, और आयोटा थीटा का डेरिवेटिव आयोटा कांस्टेंट है इसलिए मल्टीप्लाई में रहेगा, और थीटा का D थीटा। फिर R से R कैंसिल, E की आयोटा थीटा से E की आयोटा थीटा कैंसिल, इस आयोटा से बाहर वाला आयोटा कैंसिल, ये कंडीशन आपके पास बच गई। If we measure theta counterclockwise from OP and let angle POQ is equal to alpha, मैंने बताया था कि जो एंगल है आपका वो आपका अल्फा है। ठीक है, तो अब मैं उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ सर्कल C3 को, कि भाई एक तो एंगल 0 से अल्फा तक, फिर दूसरा अल्फा से 2 पाई तक। तो एक तो 0 से अल्फा ले लिया हमने, फिर दूसरा अल्फा से 2 पाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से जब FA का मोड लूंगा तो इधर होल मोड हो जाएगा, और उसको अलग अलग मोड करूंगा तो लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग, बस यहाँ पे मोड लगा रखा है, दोनों में मोड लगा दिया। ठीक है, तो 1/2 पाई 0 से अल्फा वाले पोर्शन के अंदर जो FB जो आपके पास आया था, FZ जो आया था वो M माइनस एप्सिलॉन बाई 2 आया था, जबकि इस वाले केस में हमारे पास अल्फा से 2 पाई रिमेनिंग पोर्शन में वो लेस देन इक्वल टू M लिख रहे थे हम, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे M। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान रखना, जो POQ आर्क है उसमें अगर पॉइंट है तो M माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और उसके अलावा अगर है तो वो M लेकर के चलोगे आप। फिर यहाँ से M माइनस एप्सिलॉन बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला गया, बचा D थीटा, उसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा। थीटा में अपर लिमिट अल्फा डालोगे, अल्फा माइनस 0 अल्फा आ जाएगा आपके पास, तो इसीलिए यहाँ पे अल्फा है, ये अपॉन 2 पाई एज इट इज, M माइनस एप्सिलॉन बाई 2 कॉन्स्टेंट था एज इट इज, प्लस का साइन। अब ये M बाहर, अपॉन में 2 पाई एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा, क्योंकि डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। थीटा में अपर लिमिट 2 पाई डालोगे तो 2 पाई और ये माइनस अल्फा। ठीक है, इसमें आप सिंप्लीफाई करके सोल्व करके आप देखो कि ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो इस तरह से आएगी कि M, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, M अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पाई, फिर माइनस में अल्फा एप्सिलॉन बाई 4 पाई, फिर प्लस का साइन। M बाई 2 पाई को 2 पाई से करोगे तो सिर्फ M बचेगा, और माइनस में M अल्फा अपॉन 2 पाई। तो हम देखते हैं M अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, M माइनस अल्फा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब हमारे पास यहाँ से कंडीशन ये आ गई कि जो FA था उसका जो मॉडुलस था वो मैं क्या लेकर के चला था, M।
ठीक है। और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड इससे लेस आ गया, तो ये लेस देन आ जाएगा m माइनस में एप्सिलॉन, ये कंडीशन आ गई। अब m में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू घटेगी। अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये m से ग्रेटर हो नहीं सकती, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इनसाइड आपका कोई पॉइंट नहीं आएगा, इंटीरियर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पे आपकी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, क्योंकि यही हम सपोज करके चले थे कि सपोज क्या किया था कि दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट अटेंड ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, बाउंड्री पे अटेंड नहीं कर रही बल्कि इंटीरियर पॉइंट पे हम लेके चले थे, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या आ गई, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इंटीरियर में नहीं होगा, वो बाउंड्री पर ही होगा, यही हमें इसमें वेरीफाई करना था। और लास्ट में ये 2 लाइनें लिख देना कि hence fz cannot attain the maximum value at any interior point of C and so must attain its maximum value on the boundary C। तो ये आपकी थ्योरम यहाँ पे फिनिश हो जाती है।